हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज के इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज का यानी कि 10 अगस्त का डेली न्यूज़ एनालिसिस मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसमें हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। इसी के कुछ देर बाद आपको एक एडिटोरियल सेशन भी मिल जाएगा, जिसमें हम एडिटोरियल तो डिस्कस करते ही हैं, साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करते हैं। और रात में बाय 9:15 PM आपको एक क्विज भी मिलेगी, जिसके थ्रू आप अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो कि कितनी अच्छी कितनी बुरी आपकी प्रिपरेशन चल रही है। आगे बात करते हैं। आप मुझसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस पे मैं इन लेक्चर्स की PDF पोस्ट करती हूँ। साथ में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो मैं यहीं पे पोस्ट करती हूँ, इसीलिए आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हो। साथ में आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मेल के थ्रू, ट्विटर के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं। आज देखो, पहला आर्टिकल जो है दैट इज़ अबाउट हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट ऑफ 1956। तो ये हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट न्यूज़ में क्यों है? दो कारण हैं जिसके कारण ये न्यूज़ में है। पहला जो है वो है रिगार्डिंग गार्जियनशिप, ओके, और दूसरा है रिगार्डिंग अडॉप्शन। अब देखो, हुआ यूँ है कि जो गार्जियनशिप एक्ट है, ये हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट जो है वो ये कहता है कि जो बच्चा है, अगर एक माइनर चाइल्ड है तो उसका जो नेचुरल गार्जियन होगा वो उसके फादर होंगे, और अगर उसके फादर यहाँ पे नहीं रहते हैं, आफ्टर फादर उसकी गार्जियन होंगी उसकी मदर। तो मदर को एक सेकेंडरी गार्जियन का यहाँ पे रूप दिया गया है इस एक्ट में। अब इसी के अगेंस्ट यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मदर शुड बी इक्वल टू फादर, और इसीलिए मदर भी इक्वली नेचुरल गार्जियन होनी चाहिए जितने फादर हैं। ऐसा नहीं कि आफ्टर फादर आप मदर को गार्जियनशिप का राइट दो, ठीक है। दूसरी चीज़, अडॉप्शन को लेकर भी कुछ इश्यूज हैं। अडॉप्शन में एक चीज़ ये कही गई है कि जो LGBTQ कम्युनिटी है, इनको भी अडॉप्शन का राइट मिलना चाहिए। ओके, तो डिटेल में बात करते हैं इस पूरे आर्टिकल की, ऑन गार्जियनशिप एंड अडॉप्शन ऑफ माइनर्स, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री पैनल है, इन्होंने ये कहा कि जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 का, उसमें कुछ चेंजेस लाने की हमको ज़रूरत है। पहला चेंज जो लाने की ज़रूरत है वो ये कि यहाँ पे मदर को सबऑर्डिनेट माना जाता है फादर से। तो ये जो पूरी मिथ है उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जॉइंट कस्टडी की बात की गई है कि बच्चे जो हों, बच्चों की जॉइंट कस्टडी की बात हो अगर कोई मैरिटल डिस्प्यूट है। अभी क्या होता है कि मैरिटल डिस्प्यूट होता है तो मोस्टली जो कस्टडी मिलती है मदर्स को मिलती है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे का भला इसमें है कि मदर और फादर साथ में रहकर उसे उसका पालन पोषण करें, तो यहाँ पे जॉइंट कस्टडी का भी प्रोविज़न हो सकता है। साथ में एडॉप्शन को लेकर ये कहा गया है कि LGBTQI कम्युनिटी जो है, इसे भी यहाँ पे एडॉप्शन का राइट मिलना चाहिए। तो रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं? देखो, ये कमेटी जो है ये बनाई गई है ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस इन लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। इन्होंने रिव्यू किया है गार्जियनशिप एंड अडॉप्शन लॉज का, और ये कमेटी ये कहती है कि हमें इनको हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट को तुरंत इमीडिएटली यहाँ पे अमेंड करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा मदर एंड फादर के साथ। फादर को यहाँ पे नेचुरल गार्जियन माना जा रहा है, लेकिन मदर को यहाँ पे नेचुरल गार्जियन नहीं माना जा रहा है। ये माना भी जा रहा है तो आफ्टर फादर माना जा रहा है। तो ये इक्वालिटी के राइट को हिंडर करता है, वायलेट करता है। आर्टिकल 14 और 15 को यहाँ पे वायलेट करता है, यानी कि आप यहाँ पे गार्जियनशिप का राइट दे रहे हो जस्ट बेस्ड अपॉन जेंडर। तो ये इक्वालिटी को हिंडर कर रहा है, वायलेट कर रहा है। मैरिटल डिस्प्यूट्स के केस में आप बात करें, मैरिटल डिस्प्यूट्स के केस में आप देखोगे तो जो चाइल्ड की कस्टडी है, चाइल्ड की कस्टडी के बारे में जब बात होती है, अगर कोई मैरिटल डिस्प्यूट होता है तो किसी एक को, जनरली मदर्स को ये कस्टडी मिलती है। लेकिन ये जो चाइल्ड की कस्टडी है, ये मदर्स को अकेले ना मिलकर जॉइंट कस्टडी का भी प्रोविजन हो सकता है। और अगर चाइल्ड का वेलफेयर इन्वॉल्व है तो ऐसा भी हो सकता है कि एक पेरेंट को सोल कस्टडी दे दी जाए और दूसरे पेरेंट को विजिटेशन राइट्स दे दिए जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पेरेंट को बिल्कुल ही आपने दूर कर दिया बच्चे से, ठीक है। अडॉप्शन के लिए भी ये कहा गया है कि जो जुवेनाइल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है 2015 का, साथ में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, इन दोनों को अलाइन करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, LGBTQI कम्युनिटी को
भी हमको एडॉप्शन राइट्स देने चाहिए। अब देखो अभी क्या ये लॉ बोलता है, अभी व्हाट डज द लॉ सेज ऑन गार्जियनशिप। ओके, तो इंडियन लॉज जो हैं आप देख लो, कोई भी लॉ होगा वो फादर को सुपीरियोरिटी देता है गार्जियनशिप में ओवर मदर। ओके, जो हिंदू गार्जियनशिप लॉ की बात हमने करी 1956 एक्ट की, उसमें मैंने बताया कि फादर्स को यहाँ पे नेचुरल गार्जियन माना जाता है और उनके बाद आफ्टर फादर यहाँ पे माना जाता है मदर को नेचुरल गार्जियन। ओके, तो यहाँ पे ये प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए आपको कि 5 ईयर्स तक अगर कोई बच्चा है, ठीक है, 5 ईयर्स तक जो बच्चा है उसकी कस्टडी सिर्फ मदर के पास रहेगी, ठीक है, लाइक अगर डिस्प्यूट का केस है तो, ठीक है। और यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर वो माइनर है, 5 साल से छोटा बच्चा है, चाहे फिर वो मेल हो या फीमेल, उसकी कस्टडी अगर मैरिटल डिस्प्यूट का केस है तो वो हमेशा सिर्फ मदर के पास रहेगी। ओके, चाहे तो जॉइंट कस्टडी हो सकती है लेकिन मदर वुड बी अ प्राइमरी गार्जियन। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये माना जाता है कि अगर एक माइनर चाइल्ड है, उसका नेचुरल गार्जियन जो है, चाहे मैरिटल डिस्प्यूट नहीं भी हुआ है तो भी नेचुरल गार्जियन, उसका पहला नेचुरल गार्जियन फादर को कहा जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें, शरिया लॉ की बात करें, 1937 का ये लॉ है, ये क्या कहता है, देखो ये कहता है कि जो शरीयत यहाँ रिलीजियस लॉ है वो ये कहता है कि जो गार्जियनशिप है वो यहाँ पे फादर को दी गई है, नेचुरल गार्जियन फादर को बनाया गया है और उसके बाद मदर को। हाँ, ये ज़रूर कहा गया कि जब तक बच्चा जो है, अगर सन है तो वो 7 ईयर्स तक मदर के साथ रहेगा मैरिटल डिस्प्यूट के केस में, और उसके बाद जो नेचुरल गार्जियन है वो फादर होंगे। ओके, और अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसके केस में जब तक वो प्यूबर्टी हिट नहीं करती तब तक उसकी कस्टडी मदर के पास रहेगी। लेकिन मान लो अगर ये मैरिटल डिस्प्यूट का केस नहीं होता तो गार्जियन के फॉर्म में पहला गार्जियन फादर को माना जाएगा और फिर मदर को माना जाएगा। और इवन जब माइनर चाइल्ड 7 ईयर्स से ज़्यादा का हो गया उस केस में भी ये सेम लागू होता है। यहाँ पे एक हिजानत का कंसेप्ट है, ठीक है, इस्लाम में एक हिजानत का कंसेप्ट है जो कहता है कि चाइल्ड का वेलफेयर सबसे ऊपर होना चाहिए, मोर ओवर जो जेंडर है मदर फादर वाला, उससे ऊपर यहाँ पे चाइल्ड का वेलफेयर रखेंगे। ये नहीं देखेंगे कि मदर का ऊपर रहे यहाँ पे गार्जियनशिप या फादर का रहे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो मुस्लिम लॉ है वो भी यहाँ पे ये कहता है कि मदर को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है फादर के ऊपर जब टेंडर ईयर्स में बच्चे होते हैं उस केस में। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें यहाँ पे चैलेंज किया गया ये जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है उसे, और ये कहा गया कि आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आफ्टर का मतलब ऐसा नहीं कि फादर की डेथ के बाद, आफ्टर का मतलब है फादर की एब्सेंस में। लेकिन इस जजमेंट ने भी यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया कि फादर इज इक्वल टू मदर, ठीक है, दोनों के राइट्स इक्वल होने चाहिए। इन्होंने कह दिया फादर आफ्टर फादर का मतलब डेथ के बाद नहीं, आफ्टर फादर का मतलब है कि एब्सेंस ऑफ फादर में। लेकिन एक्चुअल में इन्होंने जो बायसनेस इस एक्ट में है उसको एड्रेस नहीं किया। लॉ कमीशन ने भी इसको एड्रेस किया था इस पूरे इशू को, और ये कहा गया था कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वुमेन और मेन के बीच में उसको रिमूव हमको करना चाहिए। अभी दूसरी चीज़ ये कही गई है कि एडॉप्शन रेगुलेशन है 2017 के, ये LGBTQ कम्युनिटी के बारे में कुछ भी नहीं कहते कि इनको अडॉप्शन के कितने राइट्स मिले या नहीं मिले हैं, इस पर चुप रहते हैं। इसीलिए LGBTQ कम्युनिटी जो है उनको यहाँ पे अडॉप्ट करने में बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी पेरेंट होगा वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्टेबल हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन नहीं हो। सिंगल मेन को अगर अडॉप्ट करना है तो वो सिर्फ एक बॉय चाइल्ड को, यहाँ पे मेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं, जबकि एक सिंगल मदर जो है, सिंगल वुमेन जो है वो मेल या फीमेल किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकती हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो हिंदू एक्ट है, हिंदू मैन जो एक्ट है अडॉप्शन का, वो क्या कहता है, वो कहता है हिंदू, सिख्स और जैन और बुद्धिस्ट, ये चारों जो है यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं इसके अंतर्गत। और यहाँ पे उन्हें साउंड माइंड का होना पड़ेगा, माइनर नहीं होना चाहिए। लेकिन LGBTQ कम्युनिटी के बारे में कुछ नहीं कहा जाता। तो ये भी कहा गया है यहाँ पे, इस पैनल ने ये भी कहा है कि जो LGBTQ कम्युनिटी है उनको भी हमको इंक्लूड करना चाहिए एज एलिजिबल कैंडिडेट्स, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो LGBTQ कम्युनिटी है, एक तो वो सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, वो क्योंकि LGBTQ कम्युनिटी है उनको उसमें भी दिक्कत आती है। दूसरा, अगर LGBTQ कपल है तो उस केस में भी दिक्कत है, क्यों, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर कोई कपल है तो एक मेल हो और एक फीमेल हो, लेकिन LGBTQ कम्युनिटी के साथ ऐसा नहीं है। तो जो भी सिविल यूनियन है इनका या फिर मैरिज है लेकिन यहाँ पे लीगली रिकॉग्नाइज्ड मैरिज नहीं है, तो भी यहाँ पे इनको बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को अडॉप्ट करने में। और इसमें देखो अभी हमारे देश में सेक्शन 377 हटाया जा चुका है, होमोसेक्सुअलिटी अलाउड है, लेकिन फिर भी हमने अभी गे मैरिजेस को अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है। तो ऐसे केस में यहाँ पे इशू ये आ जाता है कि इनका जो मैरिज है, इनका जो कपल है वो लीगलाइज्ड नहीं है, लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। ओके, तो इसीलिए इनको
दिक्कत आती है और यही कहा गया कि LGBTQ कम्युनिटी को भी अडॉप्शन राइट्स मिलने चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, साइलेंट मार्चेस टू रिकॉल पार्टीशन। तो बेसिकली पिछले साल ही यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये अनाउंस किया था कि अगस्त 14 को हम मनाएंगे पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, और इस बार पहला पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाया जा रहा है। कब मनाया जा रहा है? 14 अगस्त को मनाया जा रहा है और पहली बार मनाया जा रहा है। 75 हमारे ईयर्स कंप्लीट हो गए। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि म्यूजियम वगैरह में इसका एग्जीबिशंस लगेंगे, जो रिफ्यूजी कॉलोनीज हैं, 75 रेफ्यूजी कॉलोनीज हैं, वहाँ पे साइलेंट मार्चेस वगैरह निकाले जाएंगे और कल्चर मिनिस्ट्री जो है और बाकी सारे जो प्लानिंग है वो करेगी। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। अब आपको पता है हमारे देश में जब इंडिपेंडेंस मिली हमको, हमारे देश को, तो हमारा देश को इंडिपेंडेंस ऐसे मिली कि हमारा देश जो ओवरऑल पहले इंडिया हुआ करता था वो बट गया इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। और जो पाकिस्तान के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनका कहना था कि टू स्टेट थ्योरी होनी चाहिए। टू स्टेट थ्योरी को ये फॉलो कर रहे थे कि एक रिलीजन के लोगों के लिए एक अलग नेशन हो, एक अलग कंट्री हो, ठीक है। ये चीज़ कही थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसको इंडियन सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली पार्टीशन हुआ, जिसमें पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान इस बलबूते पे, इस बेसिस पे अलग हुआ कि हम एक मुस्लिम कंट्री हैं, ठीक है। इन्होंने ये कह के अपने आप को अलग कर दिया। लेकिन इंडिया कभी ये नहीं कहता कि हम एक मुस्लिम कंट्री हैं या हिंदू कंट्री है। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पे दोनों ही, हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है इसको आगे बढ़ाने में, ओके। तो देखो यहाँ पे जो पार्टीशन डे के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें क्या रिकॉर्डेड हॉरर्स हैं जिसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं। तो लगभग देखो, जब हमारे देश में पार्टीशन हुआ था तो लगभग 2 मिलियन लोगों की जान गई थी। दे वर किल्ड इन मोस्ट ब्रूटल वेज। बहुत बड़े दंगे हुए थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एट्रोसिटीज़ हुई थी। जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो पाकिस्तान में हिंदूज रह रहे थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हुई थी और उनको इंडिया भाग के आना पड़ा था। इनफैक्ट पाकिस्तान में कई सारे मुस्लिम्स के साथ भी यहाँ पे बहुत एट्रोसिटीज़ हुई थी। हिंदुस्तान में भी, इंडिया में भी मुस्लिम्स के साथ कुछ कुछ एट्रोसिटीज़ हुई थी जो हमें रिकॉग्नाइज़ करनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में आप देखोगे तो यहाँ पे आज भी पाकिस्तान में हिंदूज़ के साथ एट्रोसिटीज़ होती आ रही हैं, लेकिन मुस्लिम्स के साथ इंडिया में कोई एट्रोसिटीज़ इस लेवल की नहीं है जैसे पाकिस्तान में है, ठीक है। हाँ, कुछ इश्यूज़ हमारे देश में भी हैं जो इनटॉलरेंस का प्रतीक ज़रूर हैं। हमारे देश में भी कुछ इश्यूज़ हैं जो रिलीजियस बेसिस पे हमको कर्व करने चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे, इंडिया किन वैल्यूज़ को प्रीच करता है? इंडिया सेकुलर वैल्यूज़ को प्रीच करता है, ओके। अब देखो यहाँ पे लगभग 1 लाख से ज़्यादा विमेन को किडनैप किया गया था, रेप किया गया था ड्यूरिंग द पार्टीशन। इसके अलावा 15 मिलियन लोग जो थे उनको डिस्प्लेस होना पड़ा था बिकॉज ऑफ पार्टीशन। साथ में जो टेरिटरी थी वो लॉस हो गई थी, उसका काफ़ी लॉस हुआ था। हमारा इंडिया एक बहुत बड़ा इंडिया हुआ करता था, सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था, इसको तोड़ दिया गया और टेरिटरीज का लॉस हुआ। वेस्ट के, ईस्ट के लोग जो थे वो इधर उधर भागने लगे, दौड़ने लगे कि हम कहाँ जाएं। इसके साथ पंजाब में, बंगाल में इसका सबसे ज़्यादा वर्स्ट फॉर्म देखा गया। यहाँ पे कॉलोनियल इनसेंसिटिविटी तो थी ही, साथ में पार्टीशन के कारण जो रिलीजियस इनसेंसिटिविटीज आ गई वो भी साथ में आ गई, ठीक है। सोशो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हुआ? हिंदूज और सिख जो थे वो अगेंस्ट हो गए मुस्लिम्स के इंडिया में पार्टीशन के दौरान। तो यहाँ पे एक जो कॉलोनियल इनसेंसिटिविटी आई इंडिया में, जो कॉलोनियल एरा की ही देन है, वो ये कि इंडियंस को इंडियंस के खिलाफ खड़ा कर दिया कॉलोनियल एरा ने पार्टीशन करवा के, ओके। कॉलोनियलिस्ट जो पावर थी उन्होंने। दूसरी बात, पाकिस्तान में मुस्लिम्स ने यहाँ पे सेम चीज़ करी हिंदूज एंड सिख्स के साथ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उस टाइम पे, लाइफ का, प्रॉपर्टी का, हर चीज़ का, ह्यूमैनिटी का। दूसरी चीज़, पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे कि टू नेशन थ्योरी को हमको फॉलो करना चाहिए, एक रिलीजन एक देश में रहे। लेकिन उन्होंने खुद तो इस बेसिस पे पार्टीशन करवा लिया, उन्होंने खुद तो इस बेसिस पे पाकिस्तान हमसे छीन लिया, इंडिया का टुकड़े करवा दिया उन्होंने। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे उनका खुद की ही थ्योरी आगे नहीं बढ़ पाई। बांग्लादेश जो कि एक मुस्लिम बेसिस पे इन्होंने छीना था हमसे, वो भी यहाँ पे पाकिस्तान से अलग हो गया। तो रिलीजियस आइडेंटिटी तो सेम थी पाकिस्तान और बांग्लादेश की, लेकिन फिर भी बांग्लादेश अलग हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ प्रूव करती है कि टू नेशन थ्योरी कितनी बुरी तरह से फेल हुई थी, ओके। और इसीलिए हम यहाँ पे इन सभी हॉरर्स को याद करते हुए ये पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मना रहे हैं। और याद रखना है, ऐसा ही जनवरी 27 को भी मनाया जाता है एक इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे, ठीक है। ये वो रिमेम्बरेंस डे है जब जर्मनी के नाजीज जो थे उन्होंने यहाँ पे अट्रॉसिटीज करी थी ज्यूइश लोगों के ऊपर, ठीक है। तो ज्यूइश लोग जो हैं वो मनाते हैं ये इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे, ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। अभी देखो, अच्छा इसमें और क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन। अब देखो, कुछ चीज़ें ये भी कही जा रही है कि 14 अगस्त को हम मना रहे हैं ये,
तो ये पाकिस्तान का नेशनल इंडिपेंडेंस डे भी होता है, ठीक है। अब देखो ये इनका इंडिपेंडेंस डे है, इसके कारण हो सकता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी पे फर्क पड़े। दूसरा, इसके कारण कम्युनल जो भाव हैं, कम्युनल फीलिंग्स जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि यहाँ पे एथनोसेंट्रिक नेशनलिज्म हमको देखने को मिले। एथनोसेंट्रिक नेशनलिज्म का मतलब क्या है? एथनोसेंट्रिक नेशनलिज्म का मतलब है कि यहाँ पे रिलीजियस बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे नेशनलिज्म देखने को मिले, यानी कि कम्युनलिज्म और ज़्यादा बढ़ जाए और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ सस्पिशन और ज़्यादा बढ़ जाए और हमारे देश का ओवरऑल माहौल जो है ख़राब हो जाए। ये कुछ कंसर्न्स हैं इस डे को लेकर। अभी हमको करना क्या चाहिए? हमें सोशल हार्मनी को प्रमोट करना चाहिए, सेंस ऑफ वननेस को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमारे काम यही आएगा, किसी एक दिन से काम नहीं बनता। दूसरी चीज़ ये कि हमको अपनी जनरेशन्स को, सक्सेसिव जनरेशन्स को बताना चाहिए कि कितना ज़्यादा हमने यहाँ पे सेक्रीफाइसेस किए हैं फ्रीडम के लिए। इंस्टीड ऑफ जनरेटिंग रिलीजियस डिवाइड्स, हमें यहाँ पे एक वननेस का सेंस डेवलप करना चाहिए हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं रशिया लॉन्चेस ईरानियन सैटेलाइट। तो रशिया के एक रॉकेट ने, सोयूज रॉकेट है, इसने लॉन्च की है ईरान की एक सैटेलाइट जिसका नाम है खय्यम। तो ईरान की ये खय्यम सैटेलाइट को रशिया ने लॉन्च किया। अभी देखो इस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है कि यूएस जो है इसने दोनों के ऊपर सैंक्शन लगा के रखे हैं, रशिया के ऊपर लगाए हैं बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, और दूसरा ईरान के ऊपर भी लगा रखे हैं, ईरान के ऊपर लगा रखे हैं बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर डील, ठीक है। ये न्यूक्लियर डील का क्या किस्सा है? न्यूक्लियर डील पहले यूएसए ने और ईरान ने साइन करी थी, इसके बाद यूएस अकेले इससे बाहर आ गया। तो इसके बाद यूएस ये मानता है कि ईरान जो है अपनी मनमर्जी से न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, इसीलिए इसके ऊपर भी सैंक्शन लगाए। अब दोस्त जो हैं दोनों, रशिया और ईरान दोस्त बन गए क्योंकि दोनों का दुश्मन एक ही है, यूएस, ठीक है। और ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब ईरान की ये सैटेलाइट है खय्यम, ठीक है। ये खय्यम जो सैटेलाइट है बेसिकली ये उमार खय्यम के नाम पे रखी गई है, जो कि एक पर्शियन साइंटिस्ट थे। ये सैटेलाइट जो है इसको हाई रेजोल्यूशन कैमरा के साथ फिट किया गया है सो दैट ये एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग कर सकें, ये कह रहा है ईरान, ठीक है। और यहाँ पे रशिया की सैटेलाइट जो है, रशिया का रॉकेट जो है वो इसको लॉन्च करने जा रहा है खय्यम सैटेलाइट को। अब कहा यह जा रहा है कि एनवायरमेंट मॉनिटरिंग के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन एलिगेशन इनके ऊपर ये है कि इस सैटेलाइट की मदद से, क्योंकि इसमें इतना हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा हुआ है, इस सैटेलाइट की मदद से ईरान जो है पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर नज़र रख पाएगा, इसराइल के ऊपर नज़र रख पाएगा, सऊदी अरेबिया के ऊपर नज़र रख पाएगा, एक तो ये। दूसरा, इसी सैटेलाइट को, ये हालांकि ईरान की सैटेलाइट है लेकिन इसको रशिया यूज़ कर पाएगा यूक्रेन के ऊपर सर्विलेंस रखने के लिए। लेकिन यहाँ पे ईरान ने कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम तो सिर्फ एनवायरमेंट मॉनिटरिंग के लिए ये सैटेलाइट बना रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये कि हम और किसी कंट्री को इसका एक्सेस नहीं देंगे। तो खय्यम सैटेलाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 11th और 12th सेंचुरी के पर्शियन यहाँ पे साइंटिस्ट थे उमार खय्यम, इनके नाम पे ये सैटेलाइट बनाई गई है, जिसको बनाया है रशियन स्पेस कॉरपोरेशन रोसकॉस्मोस ने। इसको सैटेलाइट को डिज़ाइन किया है और मैन्युफैक्चर इन्होंने किया है, लेकिन एक्चुअल में ये सैटेलाइट ईरान की है, ओके। इसमें इसके जो एम्स हैं वो ये बताए गए हैं कि कंट्री की बॉर्डर को मॉनिटर करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, नेचुरल डिजास्टर्स को मॉनिटर करने के लिए हमने ये सैटेलाइट बनाई है। लेकिन इसके ऊपर एलिगेशंस क्या हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, व्हाट इज AGM-88 हार्म द न्यू यूएस मिसाइल सप्लाइड टू यूक्रेन। अगेन एक सिक्योरिटी वाले टॉपिक, डिफेंस वाले टॉपिक से है। AGM-88 हार्म, ये क्या है? देखो ये एक ऐसी मिसाइल है, ये देख रहे हो ये मिसाइल है, ये एक ऐसी मिसाइल है जो कहा जा रहा है कि यूएस ने दी है यूक्रेन को, यहाँ पे यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान रशिया के ऊपर अटैक करने के लिए। तो यूएस ने ये कंफर्म ज़रूर किया कि ये जो मिसाइल है एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये, ठीक है। ये मिसाइल AGM-88 मिसाइल यूक्रेन को दी गई है इस यहाँ पे यूक्रेन रशिया वॉर में। और ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल अमेरिका की एंटी रडार मिसाइल है और इसका पूरा नाम है AGM-88 हार्म। याद रखना ये नेटो की इन्वेंट्री में से आया है। नेटो जो है, नेटो आप सभी को पता होगा, नेटो एक ग्रुप है जो कि एक मिलिट्री अलायंस के फॉर्म में आप देख सकते हो, जिसको हेड करता है यूएस, इसके साथ कई सारी यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज भी हैं। ये नेटो ये बोलता है कि अगर कोई भी कंट्री इस नेटो मेंबर के ऊपर, किसी भी नेटो मेंबर के ऊपर अटैक करेगी तो सारे के सारे नेटो मेंबर्स जवाब देंगे। अब रशिया यूक्रेन वॉर होने का एक कारण ये भी था कि यूक्रेन ने नेटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ था। अब ऐसे में यूएस ने बोला कि हाँ भाई हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, हम तुम्हें मदद करेंगे। यूक्रेन ने बोला कब मदद करोगे? तो यूएस ने बोला लो अब मदद करते हैं, हम तुमको देते हैं ये AGM-88 हार्म जो मिसाइल है वो। अब ये हार्म का मतलब क्या है? हार्म का मतलब है हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल। ये एयर टू सरफेस मिसाइल है
और हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसको आप यहाँ पे फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ यूज़ कर सकते हो और इसमें ये कैपेबिलिटी है कि ये आराम से किसी भी रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकती है, कोई भी रडार स्टेशन की पकड़ में नहीं आएगी और सरफेस टू एयर डिटेक्शन कैपेबिलिटीज इसमें है। ठीक है, 14 मीटर्स लेंथ है, 10 इंचेस इसका डायमीटर है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे बस पूछा जाएगा AGM-88 हार्म किसकी मिसाइल है, तो याद रखना यूएस की मिसाइल है, नेटो की इन्वेंट्री में ये है। ओके, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सिर्फ नेटो के एयरक्राफ्ट हैं जो इसको इस मिसाइल को कैरी कर सकते हैं। ये कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं? टॉर्नेडो ECR, F-16M ब्लॉक, ठीक है, FA-18, 18G, ये सब जो है ये यूरोप के या नेटो के एयरक्राफ्ट हैं जो इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि चलो ठीक है, यूक्रेन को ये मिसाइल आपने दे तो दी, लेकिन यूक्रेन ने इसको लॉन्च कैसे किया? इसका मतलब ये कि यूक्रेन ने लॉन्च किया, इसका मतलब ये कि नेटो की ही कोई यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर भी, कोई यहाँ पे एयरक्राफ्ट भी इनको मिला है। ठीक है, नेटो का ही कोई एयरक्राफ्ट भी यूक्रेन को दिया गया है, ये भी रशिया इस तरह के अंदाजे लगा रहा है। तो रशिया यूक्रेन वॉर पहली बार है जब यहाँ पे ये जो AGM-88 हार्म मिसाइल है ये यूज़ की जा रही है कोई और कंट्री के द्वारा, यूएस के अलावा। ओके, और दूसरी चीज़ ये भी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एयरक्राफ्ट भी यहाँ पे कोई कंपैटिबल एयरक्राफ्ट भी दिया गया है यूक्रेन को, जिसके बारे में यूएस ने अभी तक बताया नहीं है। तो स्पेकुलेशन यही है कि नेटो जो है सीक्रेटली सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को मिसाइल्स वगैरह प्रोवाइड करके। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, द पेसा एक्ट, द रीजन बिहाइंड पार्टीज ट्राइंग टू वू ट्राइबल्स इन गुजरात। तो देखो यहाँ पे कुछ पार्टीज हैं, जैसे आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि जो ट्राइबल्स हैं गुजरात के, उनको कुछ 6 पॉइंट गारंटी दी है आम आदमी पार्टी ने कि अगर आम आदमी पार्टी आगे आती है गवर्नमेंट में तो यहाँ पे गुजरात के जो ट्राइबल्स हैं उनको कुछ 6 पॉइंट गारंटी दी गई है। और यहाँ पे ये कहा गया है कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एक्ट, पेसा एक्ट को यहाँ पे प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाएगा लेटर एंड स्पिरिट में। अभी ये कहा जा रहा है कि इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा गुजरात में और कई सारे स्टेट्स में। तो पेसा क्या है, पहले इसके बारे में जान लो। देखो, पेसा जो है पंचायत एक्सटेंशन एंड शेड्यूल टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट पेसा। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटीज के जो राइट्स हैं इनको एक्नॉलेज करता है, इनके ट्रेडिशनल राइट्स को एक्नॉलेज करता है नेचुरल प्लेसेस में, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। इसके साथ पेसा जो है इसमें प्रोविजंस कुछ एक्सटेंड किए गए हैं। पंचायत के बारे में देखो हमारे पार्ट 9 में दिया गया है और इसी के प्रोविजंस को एक्सटेंड करके पेसा में डाला गया है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग भी है पेसा के पास। दूसरी चीज़, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टेट लेजिस्लेशन जो हैं पंचायत के ऊपर, वो कई बार यहाँ पे ऐसे होते हैं कि वो कस्टमरी लॉज से या सोशल रिलीजियस प्रैक्टिसेस से अलाइन नहीं होते, और इसीलिए यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो कम्युनिटी यहाँ रहती है, ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, उसके अकॉर्डेंस में सारा यहाँ पे लेजिस्लेशन बनाया जाए, ट्राइबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को यहाँ पे इंक्लूड किया जाए, इसीलिए ये पेसा एक्ट लाया गया। ठीक है, अब इसमें कुछ ग्राम सभा को पावर्स दी गई, सबसे ज़्यादा पावर्स यहाँ पे ग्राम सभा को ही है कि कम्युनिटी रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, प्लान्स कैसे अप्रूव करने हैं, कौन से बेनिफिशरीज होंगे किसी स्कीम के, या कौन से सर्टिफिकेट्स किसको, फंड्स को किस तरह से यूटिलाइज करना है, कौन से सर्टिफिकेट्स इशू करने हैं, ये सब पावर ग्राम सभा को दी गई है। इसके अलावा ग्राम सभा को या पंचायत को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी दी गई हैं, जैसे कि अगर कोई लैंड है या रिहेबिलिटेशन करना है किसी शेड्यूल्ड एरिया का तो उसके एक्विजिशन को लेकर डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं इनके पास। दूसरा, यहाँ पे लाइसेंसिंग या लीजिंग को लेकर माइनर मिनरल्स के इनके पास ये पावर्स हैं। अगर इस एरिया में जो पेसा जहाँ पे लागू है, इस एरिया में कोई माइनर मिनरल्स मिलते हैं तो उसके ऊपर जो लाइसेंसिंग है उसकी माइनिंग को लेकर, ये लाइसेंसिंग किसको दी जाए, किसको लीज पे दिया जाए, ये भी ग्राम सभा या पंचायत ही डिसाइड करेंगे। साथ में यहाँ पे किसको कंसेशन मिलेगा, किसका कैसा एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पे माइनर मिनरल्स का हो सकता है, वो भी ग्राम सभा या पंचायत ही डिसाइड करेगी। फिर पंचायत को कुछ मैंडेटरी पावर्स दिए गए हैं, जैसे कि जो भी माइनर वाटर बॉडीज हैं उनकी प्लानिंग कैसे होगी, मैनेजमेंट कैसा होगा, ये पंचायत डिसाइड करेंगी। साथ में ग्राम सभा और पंचायत को कुछ कुछ और पावर्स दी गई हैं, जैसे कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की ओनरशिप किसकी होगी, मनी लेंडिंग के ऊपर कंट्रोल हो गया, विलेज मार्केट्स को कैसे मैनेज करना है। इसके साथ यहाँ पे लैंड एलिनेशन या लैंड एलिनेटेड जो लैंड है उसके ऊपर यहाँ पे कैसे लैंड एलिनेशन को कम करना है, कैसे इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करना है, ये सारी जो पावर्स हैं सब ट्राइबल सब प्लान को लागू करने की, इम्प्लीमेंट करने की, ये पावर ग्राम सभा और पंचायत की रहेगी। अब देखो, यही पूरी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, जो पार्ट 9 है उसके साथ साथ जो आर्टिकल 243 से लेकर 243ZT तक जो यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ की, पंचायत की बात की गई है, उसी के साथ पेसा एक्ट का भी यहाँ पे जिक्र होता है। आर्टिकल 244(1) जो है वो ये कहता है कि 5th शेड्यूल में जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इन एरियाज़ में, यहाँ पे उनके लिए ये पेसा एक्ट आया है और 5th शेड्यूल जो है इनके लिए स्पेशल प्रोविजन लेकर आया है। यहाँ पे ग्राम सभा को एक्स्ट्रा पावर्स दी गई हैं, जैसे कि मैंने
बताया। पंचायत को एक्स्ट्रा पावर्स दी गई हैं, क्या क्या पावर्स हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और ये जो पावर्स हैं ये पेसा रूल्स के साथ दी गई हैं। अभी तक 6 स्टेट्स ने इन पेसा एक्ट को इसको एग्जीक्यूट कर दिया है, नोटिफाई कर दिया है। गुजरात में भी ये नोटिफाई तो हुआ है लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। साथ में गुजरात में आप देखो, गुजरात में लगभग, गुजरात ऐसा 10 स्टेट्स में से एक है जहाँ पे काफ़ी अच्छी एसटी पॉपुलेशन रहती है, लगभग 8% से ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन है। और इसके साथ मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन एरियाज़ में भी ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है। 11 मेजर ट्राइब्स हैं जिसमें भील जो है वो सबसे बड़ी ट्राइब है गुजरात की। और इन्हीं ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए ये आप गवर्नमेंट जो है, आपकी जो पार्टी है वो इसकी बात कर रही है पेसा एक्ट की। ओके, और ये कहा जा रहा है कि हम ये पेसा एक्ट को प्रॉपरली यहाँ पे लॉन्च करेंगे। अभी देखो यहाँ पे गुजरात में इशू क्या है कि गुजरात में जो यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है उसके कारण यहाँ पे कुछ नए एक्ट्स, कुछ नई अथॉरिटीज आई हैं जिनके पास में ये पावर चली गई है जो पहले पेसा के अंतर्गत ग्राम सभा के पास हुआ करती थी। तो इसी को ठीक करने की बात यहाँ पे आप पार्टी कर रही थी। ओके, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देन आज के लिए इतना ही था। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना। कल मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, कम ही लोग यहाँ पे रिप्लाई कर रहे हैं। देखो, जितना आप पार्टिसिपेट करोगे उतना आपके लिए ही अच्छा होगा, आप ही उतना रिटेन कर पाओगे, रिटेंशन आपका उतना ही बढ़ेगा। तो आज आपके लिए क्वेश्चन जो मैं आप दे रही हूँ आज आपको, वो ये है कि आपसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, आपने एटलस देखी होगी। आज का आपका क्वेश्चन ये है कि मणिपुर से केरला केरला तक जाने के लिए मुझे कितने स्टेट्स क्रॉस करने पड़ेंगे, एक्सक्लूडिंग मणिपुर एंड केरला। ठीक है, तो ये कितने मिनिमम स्टेट्स मैं यहाँ पे क्रॉस करूँ कि मैं मणिपुर से डायरेक्टली केरला पहुँच जाऊँ, कितने स्टेट्स बीच में मुझे मिनिमम क्रॉस करने पड़ेंगे। ठीक है, मिनिमम रूट कौन सा है, मिनिमम स्टेट्स वाला, ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। जितना आप कमेंट करोगे, जितना आप पार्टिसिपेट करोगे, उतना आपका पार्टिसिपेशन तो बढ़ेगा, साथ में आपका रिटेंशन बढ़ेगा, आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा कि हाँ हम एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हैं। ये आंसर मैं आपसे चाहूँगी कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।